बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम द्रव्यमान केंद्र की गति। अपने पास एक निकाय है, जैसे कि मैं कहूं आपसे गैस का बादल हो सकता है ये, या मैं आपसे कहूं कि सिंपल क्लाउड है ये। तो ऐसे कई सारे इस निकाय के अंदर कण हैं, ठीक है, कई सारे कण हैं कि इसे मैं क्लोज्ड सिस्टम मान रहा हूँ, पूरा एक सिस्टम मान रहा हूँ जिसमें से ऊर्जा तो बाहर निकल सकती है पर द्रव्यमान कहीं जा नहीं रहा है, ना कि इसकी समाप्ति हो रही है। तो अपने पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है। इसमें अब मैंने क्या करा, एक अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, निर्देशांक निकाय ले लिया या तंत्र ले लिया। अब इसके अंदर हर एक पार्टिकल, जैसे कि मेरे पास पहला पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, इसका द्रव्यमान m1 है। मान लीजिए इसका स्थिति सदिश किसी क्षण पर r1 वेक्टर तथा इसका वेग सदिश v1 और इसका त्वरण सदिश a1 है। डिफाइन कर दिया। m1 पहले पार्टिकल का द्रव्यमान है, r1 किसी क्षण पर इसका स्थिति सदिश है, और आपका v1 इसका वेग सदिश है। मान लीजिए कोई वेग v1 है, और a1 इसका त्वरण सदिश है। ठीक है, r क्या है, r से हम दिखा रहे हैं स्थिति सदिश को, और v से दिखा रहे हैं हम वेग सदिश को, a से हम दिखा रहे हैं बच्चों त्वरण सदिश को। तो ये स्थिति है अपने पास। इसी तरीके से m2 पार्टिकल है, इसका जो स्थिति सदिश है r2 है, v2 वेग सदिश तथा a2 इसका त्वरण सदिश है। इसी तरीके से कोई ith पार्टिकल है, इसका जो आपका स्थिति सदिश है ri है, वेग सदिश vi है, त्वरण सदिश ai है। और फिर आपका nth मास का जो स्थिति सदिश है वो rn है, vn है, an है। हम इस तरीके से मान कर रहे हैं कि n पार्टिकल सिस्टम है, ये आपका n पार्टिकल सिस्टम है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम देख रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होगी। तो द्रव्यमान केंद्र की गति यानी कि द्रव्यमान केंद्र का मुझे जानना है वेग सदिश क्या होगा और त्वरण सदिश क्या होगा। मान लीजिए हर एक पार्टिकल पर जो सिस्टम में बाहर से फोर्स आ रहा है वो F1, F2, F3 इस तरीके से बाह्य बल है, और इनके बीच में आंतरिक बल लग रहे होंगे, उनको हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आंतरिक बल के कारण किसी भी उसका निकाय का आपका त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखें आप, हमने मान लिया भाई स्थिति सदिश वेग सदिश, और आपका VCM जो है सेंटर ऑफ मास का वेग सदिश है, ACM जो है आपका सेंटर ऑफ मास का त्वरण सदिश है। अब मैं बात करता हूं भाई वेग सदिश लिखना चाहूं तो क्या होगा। हमने पढ़ा था स्थिति परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग, या हम कह सकते हैं स्थिति सदिश के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो VCM आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का अवकल गुणांक। अब हम अगर पोजीशन वेक्टर लिखें बच्चों तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे RCM वेक्टर बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 MN RN बटे कुल द्रव्यमान निकाय का। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिलेगा, तो देखिए M1 तो कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा dr1 बाई dt प्लस M2 dr2 बटे dt प्लस M3 dr3 बटे dt, और इसी तरीके से Mn drn बटे dt बटे कुल द्रव्यमान। आपका ये क्या चीज है बच्चे, ये आपका है सेंटर ऑफ मास, तो VCM। ठीक है बच्चे, ध्यान से सारी बात समझिएगा। अब आप देखें M, ये क्या हो गया, पहले पार्टिकल का स्थिति सदिश का परिवर्तन दर, जो कि हो गई पहले पार्टिकल की वेग सदिश। इसी तरीके से ये दूसरे पार्टिकल का वेग सदिश, इसी तरीके से ये तीसरे पार्टिकल का वेग सदिश, और इस तरीके से लिखते जाएंगे MN VN। अब इधर आ गया आपका, ये गुणा में चला गया। अब ध्यान से देखो,
द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग। तो ये हो गया पहले पार्टिकल का संवेग, दूसरे पार्टिकल का संवेग, तीसरे पार्टिकल का संवेग। तो आपको क्या मिला, यानी कि, और ये क्या है, कुल बॉडी और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम कह सकते हैं ये द्रव्यमान केंद्र का संवेग है। तो आपका क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र का संवेग। तो किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र का संवेग बराबर होता है उस पिंड या उस निकाय के अंदर उपस्थित सभी द्रव्यमानों का संवेगों का सदिश योगफल। देखो है ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर मैं जितने भी ये निकाय के अंदर मैंने कण लिए हैं, इन सभी कणों का मैं संवेग लिखूं, इन सभी कणों का क्या लिखूं, संवेग का सदिश योग लिखूं, तो बच्चों वो बराबर आएगा आपका, किसके बराबर आएगा, वो बराबर आ जाएगा आपके सेंटर ऑफ मास के संवेग के या मोमेंटम के। तो एक बच्चों ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया अभी। अब आप ध्यान से देखें, इसे बेटा मैं कह रहा हूं समीकरण संख्या 1, और इस समीकरण संख्या 1 का अगर मैं दोबारा से अवकलन कर दूं तो मुझे मिलेगा dPcm। क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, dPcm बाई dt बराबर क्या आ जाएगा, dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई dt और dPn बाई dt, ये आ जाएगा। अब क्या है ये, सेंटर ऑफ मास के संवेग परिवर्तन की दर, जो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पर लग रहे कुल बल का मान होगा। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, कुल बल जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान, यानी कि आपके सेंटर ऑफ द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान, जो कि कुल द्रव्यमान होता है बॉडी का या पिंड का, और एक्सेलरेशन गुणा आपके सेंटर ऑफ मास का त्वरण। भाई ये प्रथम आपकी पहली बॉडी के संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि पहली बॉडी पर लग रहे कुल बाह्य बल का मान होता है ये, जो बाहर से आया, सिस्टम का पार्ट नहीं था, याद रखना, जो बाहर से आया सिस्टम का पार्ट नहीं था। इसी तरीके से F2 Fn, अब आप ध्यान से देखें, F1 को क्या लिख सकते हैं, M1 A1 लिख सकते हैं, M2 A2 न्यूटन के नियम से, और ये क्या हो गया आपका M3 A3 माफ कीजिएगा MN AN MACM। तो आपके सेंटर ऑफ मास का जो त्वरण आया वो आया M1 A1 प्लस M2 A2 MN AN बटे कैपिटल M। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बातें निकल के आ रही हैं यहाँ से, तो बहुत कुछ समझने के लिए आ रहा है, पहले आप इसे नोट करें, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग समझने के लिए आ रहा है। सबसे पहली चीज, आपके निकाय का जो कुल संवेग है वो बराबर होता है सेंटर ऑफ मास के, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के संवेग के। देखो ध्यान से, निकाय के अंदर जितने भी कण थे उन सब का संवेग हम देखें, योग देखें, तो बराबर सेंटर ऑफ मास का है। अब अगर मान लीजिए आपकी वस्तु पर लग रहे, आपकी जो निकाय है इस पे लग रहे सभी बाह्य बलों का योग हो जाता है शून्य। आपकी वस्तु पर या निकाय पर लग रहे सभी बाह्य बलों का अगर योग हो जाता है शून्य, यानी कि मैं बात कर रहा हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn वेक्टर अगर हो जाता है 0, तब क्या स्थिति होगी, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना। साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास, मतलब बाह्य बल अगर शून्य हो गए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी शून्य हो गया। हम यहां से कह सकते हैं कि किसी आंतरिक निकाय के आंतरिक बल के कारण सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, जो भी आपने सिस्टम में पार्टिकल्स लिए हैं इनके अंदर जो इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कार्यरत हैं, इन बलों के कारण सेंटर ऑफ मास का यानी कि द्रव्यमान केंद्र का क्या परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण परिवर्तित नहीं होता,
या मैं कहूं त्वरण होता ही नहीं है। सही बात है, अगर कुल बाह्य बल शून्य है तो आंतरिक बलों से त्वरण आता ही नहीं है। आंतरिक बलों के कारण द्रव्यमान केंद्र में कोई त्वरण नहीं आता। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट हमें ये समझ में आया। तो अब देखते हैं कि यदि वस्तु पर या निकाय पर कुल बाह्य बल शून्य हो तब क्या होगा, तब क्या परिस्थितियां होंगी और उस पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सारी बात देखेंगे। इससे पहले आप इसे नोट करें। तो बच्चों अभी हमने देखी थी ये इक्वेशन, एसीएम की वैल्यू आई थी F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसी Fn बटे कुल द्रव्यमान। अब आप देखें ये क्या हो गया, आपका कुल बाह्य बल जो वस्तु पर लग रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं F नेट वेक्टर बटे कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, आपका निकाय का कुल द्रव्यमान है। क्या है बच्चों, निकाय का कुल द्रव्यमान। हमें यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं कि यदि निकाय पर कुल बाह्य बल शून्य हो, यानी कि एफ नेट आपका 0 हो रहा है, तो उस परिस्थिति में दो बातें हो जाएंगी। आपका एसीएम यानी कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य हो जाएगा। इस बात से अब दो बातें होंगी। पहली बात, आपका द्रव्यमान केंद्र जो है या तो स्थैतिक साम्यावस्था में होगा, यानी कि वो रेस्ट पे रहेगा, विरामावस्था में रहेगा, या फिर उसका वह आपकी गतिज साम्यावस्था में होगा। तो पहली क्या परिस्थिति है कि या तो आपका वह स्थैतिक साम्यावस्था में होगा या फिर वो आपका गतिज साम्यावस्था में होगा। अगर आपका स्थैतिक साम्यावस्था में होगा तो इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी तथा इसकी स्थिति में परिवर्तन, डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा बताता है परिवर्तन। बच्चों क्या बताता है, परिवर्तन, यानी कि स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को बेटा हम लिख सकते हैं कि आंतरिक बलों के कारण यदि आपका जैसे सिस्टम है, आपका रेस्ट पे था, इनिशियली आपका सिस्टम रेस्ट पे था, अब कुछ आंतरिक बल के कारण जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो मूव करे, बाह्य बल कोई नहीं आया, यानी कि कुछ आंतरिक बलों के कारण आपके सिस्टम के पार्टिकल चले, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के लिए देखें, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्राणी अगर नाव से इधर की तरफ v वेलोसिटी से जाता है या नाव से किसी स्थिति में यहां आता है, तो नाव भी जो है आपकी, याद रखिएगा, नाव भी अगर ये मान लो नाव पे ही चला, हम कह रहे हैं कि नाव से यहां तक चला, नाव पानी में है, घर्षण वर्षण कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखो ये इधर की तरफ चलता है ना, नाव इधर की तरफ चलती है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों पानी और नाव के बीच में घर्षण नहीं है, इंसान और नाव के बीच में घर्षण है, ये याद रखना। तो ऐसी स्थिति में आपकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गुब्बारा है, हवा में उड़ने वाला गुब्बारा है, इससे सीढ़ी लटकी हुई है और इस सीढ़ी पे कोई आदमी अगर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मान लेते हैं भाई गुब्बारा आपका पहले स्टेशनरी था, ठीक है, ऐसे आदमी पकड़ा हुआ है, गुब्बारा भी स्थिर है, हवा में टंगा हुआ है, अब आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये इंसान ऊपर जाएगा और गुब्बारा थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा इस गुब्बारा और इस आदमी का कुल मिला के जो निकाय है, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो याद रखें यदि कोई बाह्य बल नहीं आता तो द्रव्यमान केंद्र, और मान लीजिए पहले द्रव्यमान केंद्र स्थिर था, दोनों परिस्थिति में स्थिर था, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यह हम कह सकते हैं इस परिस्थिति में द्रव्यमान केंद्र आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम या आपका स्थैतिक साम्यावस्था में है। अब आपकी बात करते हैं गतिज साम्यावस्था में, तो ये बात को याद रखिएगा। इस टाइप के सवाल हो, जैसे नाव ठहरी हुई थी, आदमी बैठा हुआ था, अचानक से मन करा चल पड़ा, तो क्या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि आदमी और जो नाव है वो इस तरीके से गति में होंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वही रहेगी। तो हम लिखेंगे डेल्टा आरसीएम 0। अब मान लीजिए पहले ही
प्रारंभिक स्थिति में ही मान लीजिए आपका जो कण है वो किसी वेग से चल रहे हैं, तो आपका वेग अगर त्वरण शून्य है तो हम कह सकते हैं या तो ये कांस्टेंट रहेगा। दो बातें हो सकती हैं, अगर त्वरण शून्य या तो वीसीएम जीरो रहा होगा या वीसीएम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि गतिज साम्य अवस्था में होगा द्रव्यमान केंद्र। इस समय बच्चों हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की गति या कणों की इस प्रकार से गति होगी कि द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान केंद्र के वेग सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये है बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने जाना। अब देखो सवालों को कैसे देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदमी इधर से इधर चला कोई बाह्य बल नहीं आया, सीढ़ी पे ऊपर चला कोई बाह्य बल नहीं आया, तो हमें ये देखना है कि क्या निकाय पे बाह्य बल है या नहीं है। अगर निकाय पे बाह्य बल नहीं है तो पहला केस है कि एफ एक्सटर्नल टोटल जीरो है। तो इसके बाद दो बातें हैं कि क्या पहले जो निकाय का द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग है, इससे हम सीधे पहले लिखते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। यहां से दो बातें समझते हैं, या तो द्रव्यमान केंद्र पहले से चल ही नहीं रहा था, रुका हुआ था, ठीक है, तो आपका डेल्टा आरसीएम भी जीरो होगा, पहला केस, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तथा पिंड का तथा निकाय का कुल संवेग भी जीरो हो जाएगा। भाई निकाय का कुल संवेग किसके बराबर था, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मान लीजिए पहले से ही सेंटर ऑफ मास ठहरा हुआ था तो निकाय का द्रव्यमान जो आपका संवेग है, कुल निकाय के कणों का संवेग है, उस संवेग सदिश का जो योग आ रहा है वो शून्य आ जाता है। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई बाह्य बल नहीं आता है तो द्रव्यमान केंद्र का संवेग भी संरक्षित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, एकदम सिंपल से। और अगर मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र किसी वेग से चल रहा है शुरुआत से, तो वो निश्चित तौर पे उसी वेग से चलता रहेगा और ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन एक जीरो आता है। तो याद रखिएगा भैया, त्वरण सदिश आपका क्या है, इस वेग सदिश का ही तो क्या होता है, अवकलन होता है। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो है, या फिर अगर आपका वी सी एम जीरो होगा तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये दो बातें हमें यहाँ से समझ में आती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति तथा यदि द्रव्यमान केंद्र प्रारंभिक स्थिति में अपना किसी वेग से नहीं चल रहा है तथा आपके निकाय पे बाह्य बल नहीं आए, केवल आंतरिक बल कार्यरत है, तो निकाय की द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वेग में। मान लीजिए आपका द्रव्यमान केंद्र किसी वेग से चल रहा है और कोई बाह्य बल नहीं है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान केंद्र उसी वेग से चलता रहेगा। आंतरिक बलों के कारण द्रव्यमान केंद्र के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या ज्यादा अच्छे से बोलूं वेग की जगह बच्चों हम बोल सकते हैं द्रव्यमान केंद्र के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंतरिक बलों का द्रव्यमान केंद्र की गति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए अब मैं चलता हूं, आप लोग मेहनत से पढ़ें। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।